हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम कैपेबल। मैं हूं आपका दोस्त नंद किशोर और आज के दिन यानी 4 महीने पहले 29 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं उसी का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने आया हूं। आपने टाइटल में तो देखा ही होगा, 4 मंथ्स की जर्नी कैसी रही। सच बताओ तो यार बहुत ख़तरनाक थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए और कई बार तो ऐसा होता था कि बिल्कुल ही हिम्मत हार जाता था मैं। लेकिन फिर अ, फिर कहीं से मोटिवेशन आ जाता था, तो नहीं, हार नहीं माननी है। तो 29 मई को अराउंड 7:15 7:20 के आसपास जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं ऑफिस जा रहा था। तो उस टाइम बारिश हो रही थी और उसी वजह से मेरी बाइक जो है स्किड हो गई। स्किड होके मैं अपोजिट डायरेक्शन, जो रॉन्ग साइड होता है ना, वहाँ गिर गया। और डिवाइडर भी नहीं था उस वजह से मैं वहाँ पे गिर गया और अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रही थी कार, उसने मुझे टक्कर मार दिया। तो लिटरली एक 12 से 15 फीट में अपने बाइक के साथ जाके गिरा। तो सोचो कितनी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और लकीली उस टाइम मैं होश में था। वही मेरा सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है। जब भी हम कोई ऐसे हादसे से गुजरते हैं तो सबसे पहले हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो जैसा कि मैं पहले एक स्पाइन सर्जन के अंडर काम कर चुका हूँ, उनका नाम है डॉक्टर राघव दत्त मुलकुटला। वो इंडिया में बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। तो अ, उनके अंडर में काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब मैं गिरा था, मेरे दोनों पैर जो है एकदम बलून जैसे हो गए, मतलब बिल्कुल ही एकदम नरम पड़ गए थे। मुझे सेंसस नहीं हो रहा था और स्टार्टिंग के 5-7 मिनट तक तो मुझे बिल्कुल भी दर्द का महसूस नहीं हुआ। मुझे इतना पता है, मैं गिर गया और लोगों ने आके मुझे उठाया। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे स्पाइन में कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। तुरंत मैंने अपना फ़ोन निकाला जेब से और आप समझ रहे हो, मैं एकदम गोद में हूँ, लोग मुझे लेके जा रहे हैं और मैं अपना पॉकेट में हाथ डाल के उठा रहा हूँ फ़ोन। अपर बॉडी मेरा सारा कुछ ठीक था। जो भी हुआ था, मेरा में L1 बर्स्ट फ्रैक्चर हुआ था। तो उसके नीचे, जब मुझे पता तो नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ इंजरी हुई है, लेकिन इतना पता था कि स्पाइनल कॉर्ड को जो है कहीं ना कहीं मेरी चोट लगी है। इस वजह से मेरे लेग्स के सेंसस चले गए हैं। तो मैंने तुरंत पहले फ़ोन किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं बेहोश हो गया तो पता नहीं मुझे कहाँ पटकेंगे ये लोग ले जाके और मेरा इलाज कहाँ होगा। ये बात का मुझे बहुत डर था। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे बेहोश हो जाऊंगा मैं कुछ देर में। तो मैं तुरंत फ़ोन निकाल के पहले तो अपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर तुरंत मैंने उसी हॉस्पिटल में, AIG में ही, मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मैनेजर को फ़ोन किया कि ऐसा मेरा एक्सीडेंट हुआ है, भिजवा दो। तो वो एम्बुलेंस भिजाने से मतलब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं गिरा हूँ वहाँ से मेरा हॉस्पिटल लगभग 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो एम्बुलेंस आएगा, मुझे ले जाएगा, बहुत देर होगा। तो मैं तुरंत मेरे बड़े भैया को फ़ोन किया। फिर उसके बाद मैंने खुद से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तब तक दर्द शुरू हो गया था। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी, मैं हेडफोन्स लगाया हुआ था, गाने सुन के जा रहा था मॉर्निंग में। तो अब मैं किसको भी फ़ोन लगा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक ब्लूटूथ मोड चला जा रहा है और मेरे हेडसेट पता नहीं कहाँ गिर गए। तो बार बार मुझे ब्लूटूथ से स्पीकर पे लगा के बात कर रहा था और तब तक बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था। मानो मेरा शरीर 2 हिस्सों में कट गया हो, उतना ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। और वहाँ के लोकल्स ने मुझे उठा के एक होटल थी पास में ही, होटल की बेंच पे मुझे लेटाया। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी और मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि उस टाइम मैं जिस बेंच पे लेटा हुआ था, मेरा मेरे कमर से लेके सिर तक मेरा बेंच के ऊपर था और मेरे पैर जो है वो नीचे की तरफ थे, ज़मीन को टच करके। तो शायद से और ज़्यादा प्रेशर मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ा उस टाइम। फिर मैंने एम्बुलेंस बुक की थी, वो आ गया था वो बंदा। फिर वो बोल रहा है कि सर हम तो, ये 108 एम्बुलेंस मैंने कॉल किया था, सर हम नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, हम उतनी दूर नहीं ले जा सकते। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया
फिर उसके बाद मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो सारे लोग मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन, वो मैनेजर ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल का मैं बहुत चहीता एम्प्लॉय था। सब डिपार्टमेंट्स में मेरा बहुत अच्छा होल्ड था, तो वो सारे आ गए थे। फिर मुझे सबसे पहले सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन में पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। मेरे लेग में भी बहुत ज़्यादा मार लगी थी, वो साइलेंसर बर्न होने की वजह से बहुत सारा खून जा रहा था लेग में से भी। देन अराउंड 10:30 और 11 मेरे मुझे एमआरआई के लिए लेके गए। सिटी में पता चल गया था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे इंजरी हुई है वो पूरा मतलब सारा कुछ एमआरआई तो करते हैं ना, तो एमआरआई के लिए मुझे ले जाया गया उस टाइम। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने मम्मी को नहीं बताया था, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, मेरे भैया और वो कुछ हम हमारे घर से कुछ दूर में रहते थे, तो मैं और मेरे मम्मी साथ में रहते थे। उनको मैंने नहीं बताया, तो होश में रहने का ये सब कुछ फ़ायदा हुआ। तो तुरंत मुझे एमआरआई और सब कुछ होने के बाद 29th के दिन ही अराउंड 2:33 मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया, सारे ब्लड टेस्ट और सब कुछ करने के बाद। तो ये सर्जरी 4 घंटे चली। मैं 7 बजे के आसपास सर्जरी से बाहर आ गया था ओटी से, लेकिन मैं होश में नहीं था। मुझे होश आया अराउंड 11:30, रात के 11:30 बजे मुझे होश आया, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लिटरली क्या बोलते हैं, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का पावर कम हो रहा था, मुझे पेन बढ़ता जा रहा था। और फिर अगले दिन भी मैं आईसीयू में था ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर मुझे एक रूम में शिफ्ट किया गया। मैं लगभग 4 दिन रूम में और 1 दिन आईसीयू, यानी 5 डेज में हॉस्पिटल में था। तो यार ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी, इतना बड़ा हादसा हो गया था। मेरे मम्मी को 3 दिन बाद पता चला, क्योंकि सब शॉक में थे। डॉक्टर भी बता रहे थे कि अब ये लाइफ लॉन्ग उठ नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, इसका लाइफ अभी व्हीलचेयर में ही रहेगा। तो वो सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा कोई भी डर जाता है, और मैं इतना हाइपर एक्टिव रहने वाला, तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कोई भी। देन ऐसे जैसे करके तीसरे दिन मैंने अपने मम्मी को बताया। फिर वो हॉस्पिटल आए, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। देन 5 दिन का सफ़र होने के बाद मुझे शिफ्ट किया गया रिहैब सेंटर में, क्योंकि डॉक्टर एडवाइस कर रहे थे कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे कोई इंजरी नहीं हुई है। L1 बर्स्ट हुआ है, वो हड्डी तो लगभग चूरा ही हो गया लेकिन लकीली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, जो नर्व्स का सेंट्रल लाइन होता है, उस पर कोई चोट नहीं आई है, तो रिकवरी हो सकता है 100%, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो फिर मैंने जैसे ही मैंने 5वें दिन डिस्चार्ज लिया, मैं अपने वो जो मेरे डॉक्टर थे राघव दत्त सर, उनसे मिलने गया उनके पास। उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग किया। फिर वो बोले कि हाँ ठीक है, फिजियोथेरेपी कराओ जल्द से जल्द। और नेक्स्ट डे मैं अपने रिहैब में एडमिट हो गया। तो रिहैब में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज ऐसा होता है ना, मतलब आपका जो रिकवरी है वो एकदम स्पीड जैसे रॉकेट जैसे जाएगी कुछ दिन, फिर धीरे धीरे वो स्लो होते जाएगी। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा था, मुझे भी अंदर से अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पहले तो मैं सोचता था कि भाई 1-2 महीने में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है भाई, बहुत ख़तरनाक है, मेजर सर्जरी है। तो तो कोई भी आते थे कि ठीक हो जाएगा 1-2 साल में, तो मेरे तो मन में आता था कि अबे साले, मुझे जल्दी ठीक होना है, और तू बोल रहा है 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। तो गाइस बहुत टफ टाइम निकला, क्योंकि रिहैब में मैं ऑलमोस्ट 2.5 महीने रहा। और वहाँ का सिस्टम ऐसा है, मॉर्निंग आपको उठ के ब्रेकफास्ट, और इतना थर्ड क्लास होता है रिहैब में खाना, आप खा नहीं पाओगे। जेल का खाना तो भी फिर भी ठीक है, हम खा लेंगे, लेकिन हाँ ऐसे मैं रहा नहीं हूँ जेल में, बता रहा हूँ एग्जाम्पल।
नहीं तो आप कह देंगे कमेंट में कि भाई जेल भी गया क्या तो फिर उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद पहले एक सेशन होता था फिजियोथेरेपी का 1 घंटे का। लेकिन यार ये फिजियोथेरेपी जो रिहैब में होते हैं उनको सच में उनका मोबाइल निकाल देना चाहिए। दिन भर वो मोबाइल में रहते हैं, हम लोग को फिजियो करा रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं ये पता ही नहीं चलता। 1 घंटा फिजियो होने के बाद इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि जाते ही वापस नींद आ जाती है समझो। फिर 3-4 घंटे बाद वापस और एक सेशन होता था। इस बीच मुझे बहुत बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ क्योंकि ये कैथेटर लगा हुआ था फोलिस, उस वजह से यूरिन इन्फेक्शन और बार बार वो कैनेला लगाएंगे और उस वजह से एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आती थी। बार बार फीवर्स आते थे और टेम्परेचर लो हाई और बीपी तो मेरी हमेशा लो ही रहती है उस टाइम। और पता है सबसे खतरनाक क्या होता है, हमें जब कोई डॉग बाइट करता है तो हम डरते हैं कि भाई 14 दिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो सोचो यार लगभग 2.5 महीने मेरे इंसुलिन वो क्या होता है ब्लड थिनर वो इंजेक्शन मेरे पेट पे दबाए जाते थे बस एब्डोमेन में। तो बहुत पेनफुल था वो दिन, वो टाइम रिहैब में। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर अब चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि हम घर जाके फिजियोथेरेपी करेंगे। तो फिर फिजियोथेरेपी घर पे भी अभी चल रहा है। अभी आज लगभग 4 महीने हो चुके हैं। तो पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरे पेट से लेके बाउल ब्लैडर और लेग्स में कोई सेंसस नहीं थे, टच सेंसस मसल्स मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं थे। हमें होते हैं ना बहुत सारे डिफरेंट सेंसस होते हैं। एक तो आपको जैसे हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा, कुछ ठंडा या गर्म लगाएंगे तो टच करेंगे तो वो पता चलता है। और मसल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं पूरा ज़ीरो हो गया था भाई, लगभग जैसे कंप्लीटली पैरालाइज होते हैं ना सेम वैसा ही। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग कुछ दिनों में मुझे घुटने तक मतलब मेरे नीज तक टच करने से पता चल रहा था, यानी टच सेंसर्स रिगेन हुए हैं। और वो भी ऊपर के साइड हुए, नीचे पीछे के साइड नहीं हुए थे पूरी तरह से। फिर धीरे धीरे नी में मूवमेंट्स आए। फिर बहुत टाइम लगा धीरे धीरे, यानी मान लो अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो मेरे नी तक जो टच सेंसेस है वो बहुत जल्द आ गए थे, 1-2 हफ्ते में आ गए थे। उसके बाद मसल मूवमेंट्स भी आ गए थे लगभग 3 हफ्ते में सर्जरी के बाद से। फिर उसके नीचे वाला हिस्सा जो है घुटनों के नीचे मुझे बहुत टाइम लगा। जैसे 2 से 2.5 महीने के बाद मैं जब घर आया, घर आने के कुछ दिनों बाद मुझे टच सेंसस मेरे आए हैं नीज के नीचे, यानी एंकल तक। अभी एंकल तो मेरा अभी भी इनएक्टिव है, फुट ड्रॉप्ड है अभी भी। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है यार। इसमें क्या होता है, आपका विल पावर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मेजर इंसिडेंट्स मैंने एक्सीडेंट के बाद कई केसेस देखे हैं। तो उनमें क्या होता है, एक्सटर्नली आप कितना भी फोर्स करो, एक्सटर्नली आप अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट यूज़ कर लो, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले लो, ये कोई काम का नहीं। कोई भी सर्जन आपको गारंटी नहीं देगा कि आपका इतने टाइम में आएगा। हाँ, अगर वो उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है तो वो इतना बता सकता है कि आपको हाँ आएगा, लेकिन कितना टाइम में आएगा वो नहीं पता। और आपको हर कोई यही सजेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज रिगरसली आप दिन भर एक्सरसाइज करते रहो, रात में अगर नींद नहीं आ रही तो एक्सरसाइज करते रहो। मतलब मसल को इतना ज़्यादा स्ट्रेन देना है कि वो बस थक जाए और एक्टिवेट हो जाए। मेरे लेग्स के नीचे अभी नहीं आ रहा है। और इस टाइम पे क्या होता है ना, जब हम ऐसे इस दौर से रहे होते हैं तो एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं। जैसे मैं अब बिलीव नहीं करोगे, मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैंने 10 किलोमीटर्स तो बहुत ज़्यादा भागे हैं। मैं आपको आगे जैसे जैसे वीडियोस बनाते रहूँगा, मेरे अगले व्लॉग में बताऊँगा मेरे रनिंग के रिकॉर्ड्स। और तो मैं 42 किलोमीटर्स भाग सकता हूँ नॉन स्टॉप, यानी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा रुकते रहते हैं बीच में, वॉक रन।
तो वो मैं कंप्लीट कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थका। और यहाँ पे हम आधा घंटा अगर 30 to 45 मिनट्स भी हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं ना गाइस, तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें लिटरली नींद आ जाती है। तो हाँ, बॉडी को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज करते रहना है आपको। 1-1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लिए तो आपके मसल्स वापस से टाइट हो जाएंगे। आप बेंड नहीं कर पाओगे अपने लेग्स को। और ये बहुत से चैलेंजेस है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्या क्या गलतियाँ किया हूँ, मतलब क्या मुझे सीखने मिला है, ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद हमें क्या करना चाहिए, पहले से हमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास ये नॉलेज नहीं होता कि ये इंसिडेंट जैसे मुझे हुआ था, एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये स्पाइनल इंजरी है और तुरंत मुझे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, यानी सर्जरी करवाना है। ये नॉलेज मुझे इसलिए है क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन के साथ काम कर चुका हूँ, तो ये नॉलेज सबको नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ आप प्रिपेयर्ड रहें। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, एटलीस्ट आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके लोकल में कौन सा डॉक्टर अच्छा है किस चीज़ के लिए, मतलब उसका स्पेशलिटी जैसे हार्ट का है, किडनी का है, स्पाइन का है, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, ये आपके लोकल नज़दीक में कौन सा डॉक्टर बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ होल्ड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिसीजन लेने में आपको आसानी होती है। और कहा जाता है ना कि अगर कोई डिसीजन हम लोग 1 मिनट में नहीं लिए तो वो डिसीजन ही नहीं है। ऐसा वाला मूव आपको लेना होता है, क्योंकि अगर इसमें सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में 100 लोगों के 100 विचार होंगे और वो लोग बोलेंगे कि देखते हैं। कई बार हम लोग वो बोन सेटिंग वाले के पास जाते हैं, वो और काम बिगाड़ देगा। ऑब्वियसली ऐसे चीज़ों के लिए वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका यहाँ पे बोन तो डैमेज हुआ है लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ है, अपने जगह से हटा नहीं है। वो पूरा मेरा हड्डी चूरा हो गया था मेरे स्पाइनल का, और ऑब्वियसली कॉर्ड को भी इंजरी हुई है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग एक्सपर्टीज़ के पास जाना बहुत बेहतर रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूं, यानी क्या क्या मैंने सीखा है, कैसे कैसे करना चाहिए, मैं एक्सरसाइजेस भी शेयर करना चाहता हूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि आगे जाके मैं ये सब शेयर करूं। तो गाइस, रिहैब में था जब तक ठीक है, लेकिन सबसे असली जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे घर आने के बाद मिले। क्योंकि यहाँ पे जैसे खुद से टॉयलेट जाना, नहाना, और मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो कभी किसी काम से बाहर जाना है तो नीचे उतरना, और इस बीच मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो जाना आना, वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस किए घर आने के बाद, रियल चैलेंजेस जो होते हैं। और सही बताऊँ तो घर आने के बाद ही मेरा असली इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइस, ये है मेरी 4 मंथ्स की जर्नी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। और आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और आगे आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो, जैसे मैंने कहा था एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस जो भी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।